Now we are solving sums on the net asset method. First step is net asset method से हम लोगों को value of equity share निकालना है. Second, earning based approach to valuation यानी value of shares with data of profits और एवरेज नेट प्रॉफिट अगर क्वेश्चन में दिया होगा तो प्रॉफिट के बेसिस पे, डिविडेंड दिया होगा तो डिविडेंड के बेसिस पे हम लोग अर्निंग्स या डिविडेंड के बेसिस पे वैल्यूएशन ऑफ इक्विटी शेयर करेंगे. यानी 2 बार वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स निकालना है हम लोग को. वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स हम लोग इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि होंडा लिमिटेड की जो डेटा दी हुई है फर्स्ट इलस्ट्रेशन में, फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज सप्लाइड टू यू. यू हैव टू कंप्यूट value of equity shares of Honda Limited. The balance sheet is given. ओके, फर्स्ट बैलेंस शीट में हम लोग क्या करना है, लाइबिलिटीज और एसेट्स दिया हुआ है. पहले हम लोग को एसेट्स लेना है, पहले जितने भी एसेट्स है उसको लेना है. लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, स्टॉक इन ट्रेड, सन्ड्री डेटर्स, कैश एट बैंक, कैश इन हैंड, इन्वेस्टमेंट्स इन जीसेक. प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस तो नहीं था ना हमारे इसमें, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस को नहीं लेना है क्योंकि वो फिक्टिशियस एसेट्स है. ठीक है, सो ऑल द एसेट्स टेकन ओवर एट एग्रीड वैल्यू लेस एक्सटर्नल लाइबिलिटीज. अब प्रेफरेंस कैपिटल एक्सटर्नल लाइबिलिटी होता है क्या, नेट एसेट्स के बाद हम प्रेफरेंस कैपिटल माइनस करते हैं. ऑल आउटसाइड लाइबिलिटीज, आउटसाइड लाइबिलिटीज में जो पैसे वापस देने हैं, डिबेंचर्स के देने हैं वापस, क्रेडिटर्स देना है, शेयर कैपिटल में प्रेफरेंस कैपिटल नेट एसेट्स के बाद माइनस करेंगे. इक्विटी कैपिटल आउटसाइड लाइबिलिटी नहीं है, दिस इज परमानेंट कैपिटल. रिजर्व सरप्लस, दीज आर प्रॉफिट्स ऑफ कंपनी. Secured loan, debenture, this is a outside liability. After adding from land and building to investment in GSEC, ignore preliminary expenses because it is not a real asset. Preliminary expenses means expenses those which we have incurred before formation of company, and this expense is not a asset, it is not a real asset. So we are going to ignore preliminary expenses. इन सबको ऐड करके लेना है. Along with that, you have to add the goodwill of company. On 31st December 2016, the goodwill of company was valued at 2,07,000. So you have to add goodwill. First goodwill, land and building. Second 2,40,000. Third plant and machinery 2,40,000 plus stock in trade 1,20,000 plus sundry debtor 30,000 plus cash in hand 1,50,000. Cash at bank 1,50,000, cash in hand 60,000, add investment in 10% GSEC 60,000. 30,000 को छोड़ देना है, उसके जगह पे गुडविल को ऐड करना है 2,07,000. सब ऐड करके मुझे आंसर बताओ. 9,30,000 में से 30,000 निकल गया, 9 लाख बचा, बाकी सारे एसेट्स हैं एग्रीड वैल्यू पे, उसमें 2,07,000 ऐड करो. 9 लाख में 2,07,000 ऐड करो. गुडविल, goodwill is an intangible asset, we have to add. होंडा का मार्केट में गुडविल है तो वो एग्रीड वैल्यू के अंदर लेना है. रेपुटेशन है, उसका पैसा मिल रहा है उसको. होंडा लिमिटेड का रेपुटेशन की वजह से उनको गुडविल मिल रहा है, agreed value at 2,07,000. So you have to add all the assets, tangible as well as intangible. Give me answer in the chat box. 9 लाख प्लस 2,07,000, यहाँ पे देखो 2,07,000 दिया है. 9 लाख कैसे आया, मैंने 30,000 सिर्फ निकाल दिया, बाकी 9 लाख लिया. प्रिलिमिनरी एक्सपेंस इज नॉट अ रियल एसेट. Yes, tell me. 9 lakh plus 2,07,000 total assets.
जल्दी बताओ। हफ्सा 47 रोल नंबर और 18, 11,07,000 परफेक्ट। असेट्स ऐड कर लिया ना, उसके बाद नीचे लेस लिखोगे, लेस एक्सटर्नल आउटसाइड लाइबिलिटीज। आउटसाइड लाइबिलिटीज, सिक्योर्ड लोन डिबेंचर का अमाउंट माइनस करो। 11,07,000 में से 60,000 डिबेंचर का माइनस करना है, क्रेडिटर्स का माइनस करना है 60,000, यानी 1,20,000 माइनस करो 11,07,000 में से। आंसर इन द चैट बॉक्स, राइट आंसर इन द चैट बॉक्स। $11,07,000 टोटल ऑफ असेट्स है, उसमें से टोटल एक्सटर्नल लाइबिलिटी डिबेंचर और क्रेडिटर के पैसे एक्सटर्नल लाइबिलिटी में आते हैं। दोनों को माइनस करेंगे तो 1,20,000 माइनस करेंगे तो आंसर क्या आया? 9,87,000। स्टूडेंट्स ने आंसर दिया, हफ्सा ने आंसर दिया है, इरीन थॉमस एंड हर्ष। 9,87,000। ओके, दीज आर नेट एसेट्स, राइट। इसको आप क्या लिखोगे? 9,87,000 इज नेट 11,07,000 आपका कितना आया? $11,07,000 में से 1,20,000 माइनस किया, 9,87,000 नेट एसेट्स। अभी नेट एसेट्स में से लेस प्रेफरेंस कैपिटल करना है। हम लोग को इक्विटी शेयर की वैल्यू निकालनी है, याद है ना? वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर के लिए पहले प्रेफरेंस कैपिटल को माइनस करो। लेस 10% प्रेफरेंस कैपिटल। यहाँ पे देखो सब लोग, फॉर्मेट ऑल असेट्स एट एग्रीड वैल्यू में गुडविल पहले लिखना है। मिला? इंटेंजिबल असेट सबसे पहले लिखना है, जो बैलेंस शीट के डेटा में दिया हुआ है। गुडविल लिया, उसके बाद सारे एसेट्स का एग्रीड वैल्यू लिया, एक्सटर्नल लायबिलिटी में डिबेंचर और क्रेडिटर हमारे क्वेश्चन में है। नेट एसेट आ गया A-B, 9,87,000। उसके बाद लेस प्रेफरेंस कैपिटल। प्रेफरेंस कैपिटल कितना है देखो, क्वेश्चन में ध्यान से देखो, 600 कॉमा 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल ऑफ 60,000 माइनस करो 9,87,000 में से माइनस 60,000। जल्दी आंसर बताओ। 9,87,000 में से 60,000 माइनस किया, ओके, 9,27,000।
ओके, नेट एसेट्स आ गया, उसके बाद प्रेफरेंस कैपिटल भी माइनस कर लिया। प्रेफरेंस डिविडेंड के बाजू में क्या दिया है, ध्यान से देखो। अगर अरियर्स है तो ही प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस करना है। हमारे क्वेश्चन में अरियर्स की इंफॉर्मेशन नहीं दी हुई है। हमारे क्वेश्चन में, फर्स्ट क्वेश्चन में अरियर्स नहीं दी हुई है, ठीक है। तो प्रेफरेंस डिविडेंड का अरियर्स माइनस नहीं करेंगे, खाली प्रेफरेंस कैपिटल 60,000 हमने माइनस किया। नेट एसेट्स 9,87,000 माइनस 60,000, 9,27,000 आया। और हमारे केस में अनकॉल्ड कैपिटल भी, कॉल्स इन अरियर्स भी नहीं है। तो हमारा आंसर क्या आया, नेट एसेट्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स। लास्ट में किसके लिए एसेट्स बचते हैं, जो भी बचा वो शेयर होल्डर्स के लिए बचता है। नेट एसेट्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स इज 9,27,000। ओके, 9,27,000। वापस एक बार बता देती हूँ, गुडविल लेना है 2,07,000, बाकी सारे एसेट्स लेने हैं, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस को इग्नोर करना है। उसके बाद डिबेंचर और क्रेडिटरी दिया है एक्सटर्नल में, उन दोनों को माइनस करना है। आपको नेट एसेट्स आएगा 9,87,000। 9,87,000 के बाद प्रेफरेंस कैपिटल को खाली माइनस करना है 60,000। आपको आंसर आएगा नेट एसेट्स फॉर इक्विटी शेयर होल्डर 9,27,000। अभी क्वेश्चन में वापस चले जाओ, यहाँ पे देखो कितने शेयर्स हैं इक्विटी शेयर्स, जल्दी से चैट बॉक्स में लिखो कितने इक्विटी शेयर्स हैं हमारे पास। कर्सर किधर है मेरा, देखो, write in the chat box how many shares are there, equity shares. We have to divide the assets with the equity shareholders ना, जितने number of shares हैं उससे divide करना। चलो 6,000, ठीक है, 6,000, वेरी गुड। अब क्या करना है, जो नेट एसेट आया अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर, उसको आप इससे डिवाइड करो, 6,000 से डिवाइड बाय 6,000। व्हाट इज द आंसर, इंटू 100 भी कर, नहीं इंटू 100 नहीं, खाली 6,000 से डिवाइड करो। 154.5 आया। सब लोग बताओ ना, एग्जाम तुमको लिखना है, मुझे नहीं लिखना है, जल्दी बोलो। 9,27,000 में से 9,27,000 किसके लिए बचा, अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स। ये असेट्स शेयर होल्डर्स के लिए बचे, इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए। और ये डिवाइड किस में करेंगे, नंबर ऑफ शेयर्स से ही डिवाइड करेंगे। शेयर होल्डर को ही देना है तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से डिवाइड कर देंगे। आंसर इज 9,27,000 net assets divided by number of shares 6,000, 154.5 पर शेयर। यानी हमने वैल्यू पर इक्विटी शेयर निकाला। न्यूमरेटर में नेट एसेट्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर विथ नेट एसेट मेथड या इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड। ठीक है, एसेट बेस्ड वैल्यूएशन हो गया हमारा। सेकंड क्या आएगा, सेकंड मेथड, फुल स्टॉप के बाद द एवरेज दिख रहा है सबको, यहां से सेकंड मेथड चालू हो रहा है। फुल स्टॉप के बाद 2,07,000 के बाद फुल स्टॉप है, गुडविल के बाद एवरेज नेट प्रॉफिट, यानी उन्होंने एवरेज भी करके दिया है। अच्छा है ना, हमारा काम कम हो गया। पता नहीं कितने साल का एवरेज है, 3 साल का, 4 साल का, लेकिन एवरेज नेट प्रॉफिट दिया है अपने को 1,14,000। एवरेज नेट प्रॉफिट अर्नड बाय कंपनी अमाउंटेड टू 1,14,000। ये ऐसा सम है, बहुत इजी है, जल्दी हो जाएगा। इसमें एवरेज भी नहीं करना पड़ा, सीधा दिया हुआ है। एवरी ईयर एन अमाउंट इक्वल टू 10% ऑफ प्रॉफिट अर्नड बाय ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। 10% ऑफ प्रॉफिट अर्नड वॉज ट्रांसफर्ड टू जनरल रिजर्व, मतलब हर साल हम लोग प्रॉफिट
का 10% जनरल रिजर्व में डालते हैं। ओके, यानी कि ये जो एवरेज है 1,14,000, उसमें से हम लोग को डिविडेंड दे देना है, प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस करना है, उसके बाद रिजर्व्स माइनस करना है, ट्रांसफर टू रिजर्व्स एट द रेट 10%। Valuation of equity shares with yield method. We are calculating the expected rate of return. For expected rate of return, first make the table particulars and rupees. Average profit 1,14,000 less preference dividend. प्रॉफिट्स में से पहला हक किसका है, प्रायोरिटी किसको देते हैं, डिविडेंड प्रेफरेंस शेयर होल्डर का, लेस प्रेफरेंस डिविडेंड 6,000, 60,000 into 10%. Remaining amount from this profit we will keep 10% in reserves, 10,800, 10 lakh, 1,08,000 का 10%, 10,800 we will keep it in the reserves, and remaining amount is available, profit available for equity shareholders. पहले क्या था, assets available for equity shareholder, वो asset method था, intrinsic value method था, यहाँ पे yield method मतलब profit method है ये। यहाँ पे profits available for equity shareholder, वहां पे क्या था, assets available for equity shareholder, यहाँ पे profit available for equity shareholder, और यहाँ पे number of shares से नहीं करना डिवाइड, पूरा इक्विटी कैपिटल से डिवाइड कर देना, इनटू 100 करना, ठीक है। वहां पे अब नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड कर रहे थे, असेट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। यहाँ पे आप क्या करोगे, प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स डिवाइड बाय इक्विटी कैपिटल कर दोगे, जो भी इक्विटी कैपिटल दिया है उससे डिवाइड कर दोगे। चलो देखो इक्विटी कैपिटल कितना है, इक्विटी कैपिटल 60,000 टोटल अमाउंट है। पहले वाले मेथड में हम 6,000 इक्विटी शेयर्स ले रहे थे, अभी हम लोग 6 लाख है, इक्विटी कैपिटल 6 लाख है, तो 6 लाख से डिवाइड करेंगे। प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइड बाय पेड अप इक्विटी कैपिटल इनटू 100। दिस फॉर्मूला इज ऑफ एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न, ERR। हम लोग खुद निकालते हैं ERR, और NRR क्वेश्चन में दिया होता है, ठीक है। क्या दिया रहता है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न ऑफ दैट पर्टिकुलर इंडस्ट्री। ओके, all industries are having average return of some 10% दिया है ना यहाँ पे, a return of 10% on investment is considered fair in the industry, यानी ये normal rate of return दिया है। NRR is given, इंडस्ट्री का ओवरऑल एवरेज रिटर्न दिया है 10%, दैट इज नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, हमने एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न निकाला 97,200 profit available for equity shareholder divide by paid up equity capital 6 lakh into 100, that means company will have 16.2 expected return in future. With the future profit we are going to divide with normal profit in the business, that is given in the question, normal rate of return 10. What is the face value of one equity share, check it out in the question. इक्विटी शेयर ऑफ ₹100 ईच, फुल्ली पेड, फुल्ली पेड दिया ना, पेड अप वैल्यू मतलब 100 है, पेड अप वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है। फॉर्मूला इज वैल्यू पर इक्विटी शेयर इज इक्वल्स टू एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न इनटू पेड अप वैल्यू पर शेयर डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। NRR is given, ERR we have calculated 16.2, 16.2 upon this normal rate of return 10% into 100, 16.2 divided by 10 into 100. What is the value of equity share with the yield method? Value of equity share with yield method is 162. Yield क्यों नाम रखा है इसका, yield मतलब रिटर्न, प्रॉफिट,
प्रॉफिट को देखकर हमने प्रॉफिट की कैलकुलेशन, एवरेज प्रॉफिट्स लिए, उसमें से प्रेफरेंस डिविडेंड दे दिया, उसमें से रिजर्व्स में जो डालना था डाल दिया, जो बचा किसके लिए बचा, शेयर होल्डर्स के लिए बचा। शेयर होल्डर्स का जो प्रॉफिट है उसको हमने पेड अप इक्विटी कैपिटल से डिवाइड किया, इनटू 100 किया, ईआरआर मिला, ईआरआर को एनआरआर से डिवाइड किया, इनटू पेड अप वैल्यू किया, तो हमें वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर विद यील्ड मेथड आ गया। अभी पहला 154.5 आया था ना, चैट बॉक्स में देखो, पहला वाला प्राची जैन ने लास्ट लिखा है, 154.5 आया था। कौन से मेथड से, इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड से 154.5 आया था। अभी क्या आया 162, दोनों को प्लस करो, फिर डिवाइड बाय 2 करो, तो फेयर वैल्यू मेथड से आ जाएगा। व्हाट इज द आंसर? दोनों को प्लस किया, 154.5 प्लस 162। कैलसी हमेशा हाथ में रहना चाहिए। 154.5 प्लस 162, 316.5 आया। वेरी गुड, प्राची ने आंसर दिया 316.5। अच्छा, डिवाइड बाय 2 करो इसको, ओके। तो दिस इज फेयर वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर। फेयर वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर इज इक्वल्स टू इंट्रिंसिक वैल्यू पर शेयर प्लस यील्ड वैल्यू पर शेयर डिवाइडेड बाय 2। 154.5 plus 162 is equals to 316.5. 316.5 divided by 2 is equals to 158.25. Perfect. Okay. 158.25 per share. This is value of company share by fair value.